दोस्तों, रोजगार की जैस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सभी को उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के बारे में जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आप परेशान रहते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। इसके बारे में मैं प्रतिदिन आपको 20 क्वेश्चन का एक सीरीज लाने वाला हूँ। उसी के बारे में आपको परिचय दूंगा और उसके बारे में आप सभी को एक ऐसा विशिष्ट ज्ञान दूंगा कि जिससे आप की बोर्ड परीक्षा आपके लिए 20 क्वेश्चन में 20 नंबर मिलने के लिए आपका टारगेट, आपके जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है उसमें वो 20 नंबर आपके पूर्णांक में, आपके प्राप्तांक में पूर्णांक को इस तरह से समाहित करेगा कि आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। इस के कुछ टिप्स आपको दिखाया गया है, जो बताया गया है। देखिए, जैसे कि बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति किसकी है। इसमें है नंबर 1 ऑप्शन है राहुल संप्रदायन, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहुल संप्रदायन को अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के आधार पे इनको घूमने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, इसलिए इनकी मेरी तिब्बत यात्रा, जैसे कोई भी यात्रा है, मेरी तिब्बत यात्रा, लद्दाख यात्रा, इस तरह से अगर ऑप्शन मिलते हैं तो आप राहुल संप्रदायन को ही सही मानेंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राहुल संप्रदायन ही है। दूसरा ऑप्शन है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? नंबर 1 है प्रेमचंद, नंबर 2 लाला श्रीनिवास दास, नंबर 3 है इंसान अल्लाह खां। तो इसमें जो इसके वास्तविक जो सटीक उत्तर है, यानी कि परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है कि जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है। पहली बात तो ये जानिए कि जनमेजय का नाग यज्ञ ये जो है जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है और यह नाटक विधा की रचना है, यानी कि आपका विकल्प नंबर का सही है। और नंबर 4 क्वेश्चन है कि किन्नर देश में एक रचना है, किसकी रचना है? यह जो है महादेव वर्मा की रचना है, ये राहुल संप्रदायन की रचना है, ये अशोक वाजपेयी की रचना है। तो यह रचना है राहुल संप्रदायन की। थैंक यू। चालू है। और इसी क्रम में 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भगवती चरण वर्मा की कहानी है, इनमें से कौन है? नंबर 1 दिया हुआ है पंचलाइट, नंबर 2 दिया है राख और चिंगारी, नंबर 3 दिया हुआ है शेखर एक जीवनी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो पंचलाइट दिया हुआ है ये तो फणीसरनाथ रेणु की कहानी है, और दूसरा जो है ये राख और चिंगारी, ये जो है भगवती चरण वर्मा की कहानी है, यानी ऑप्शन 2 सही है। इसके बाद आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है रीतकाल दिया हुआ है, रीतकाल ये आपको पढ़ना है। हाई स्कूल के बच्चों को केवल रीतकाल से ऊपर ही पढ़ना है और भक्तिकाल आदिकाल नहीं पढ़ना है। तो आप ये जान लीजिए कि रीतकाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपका क्वेश्चन 6वां है कि रीतकाल का समय माना जाता है 1600 से 1616, 1800 से 1818 और 1643 से 1843। अब इसमें जो नंबर 1 सही है कि नंबर 2 सही कि नंबर 3 सही है, तो रीतकाल का जो वास्तविक समय माना जाता है वो 1643 से 1843, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अर्चना किसकी रचना है। अर्चना नामक रचना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, कि सुमित्रा पंत की रचना है, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ये रचना अर्चना जो है ना तो प्रसाद जी की रचना है ना पंत जी की रचना है, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, यानी कि ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाता है। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। निम्न में से भूषण दिए हुए हैं, घनानंद दिए हुए हैं और केशव जी दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही पॉपुलर है, अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है कि कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है। और ये क्वेश्चन का जो वास्तविक आंसर है, सटीक आंसर है, वह है केशव दास को कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। अर्थात इनका जो काव्य है
वास्तव में बहुत क्लिष्ट है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसी तरह से भूषण को वीर रस का जो है वो माना जाता है, इन्होंने वीर रस में रचनाएं की है। घनानंद की रचना है सुजान सागर, जो कि इनकी बेटी थी सुजान, और सुजान के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा। इनकी बेटी नहीं थी, सॉरी, इनकी जो है एक सुजान नाम की गणिका थी, उससे इनको प्रेम हो गया था और उसी के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ लिखा। सुजान सागर नाम की रचना कर दी घनानंद ने, और उनकी रचना बहुत पॉपुलर है। तो वहां नहीं जाएंगे, हमें जो मतलब है कि कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है, तो कठिन काव्य के प्रेत हम केशवदास को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक जो है प्रयोगवाद की एक बहुत मानी जानी रचना है, और तार सप्तक के संपादक निराला जी हैं। तार सप्तक एक ऐसा सप्तक है जिसमें 7 भाग हैं, और इसका संपादन अज्ञे जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तार सप्तक का प्रथम संपादन है, तार सप्तक का जो संपादन हुआ 1943 में हुआ है। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 10 है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन देखिए कितना सुंदर ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज, रासो। अधिकतर बच्चे सोचेंगे रामचरितमानस इतना अच्छा महाकाव्य है और सबसे जो है पुराना या प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। रामचरितमानस जो है प्रथम महाकाव्य नहीं है। यहाँ पे जो प्रथम महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद्रप्रदाय की रचना है। नंबर 2, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव है। रस मुख्यतः 9 होते हैं और सबके अस्थायी भाव होते हैं। ठीक उसी तरह से करुण रस का यहाँ स्थायी भाव कौन सा है, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण का मतलब आप करुणा में हो, आप दुखी हो, और दुख का जो अस्थायित्व आएगा वह शोक से हमें दर्शाता है। वैसे हम जान जाते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोला में कितने चरण होते हैं। रोला एक छंद है। आपके हाई स्कूल के सिलेबस में केवल आपको 2 पढ़ना है, 3 छंद पढ़ना है, रोला पढ़ना है और सोरठा पढ़ना है और दोहा पढ़ना है। यही 3 आपको पढ़ना है। रोला में कितने चरण होते हैं, यहाँ पूछा कि रोला में कितने चरण होते हैं। आपको बता दें कि रोला में कुल 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यानी रोला में 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यानी यहाँ ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है जो कि अलंकार से लिया गया है। एग्जाम्पल है कि पीपर पात सरिस मन डोला। हम आपको बता दें कि जिस भी अलंकार में सी सम सरिस सा, सी सम सरिस सा ऐसा शब्द आ जाए तो वहां पे आपको आंख बंद करके लगा देना है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। क्योंकि अगर आपको मिल जाए सी सा सम सरिस, यहाँ पे आप देखते हैं कि पीपर पात सरिस, जो शब्द हमको मिला सरिस शब्द मिला, और सरिस शब्द जैसे हमको मिला हमें बता देता है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। इसलिए हमें ज्यादा भटकने की जरूरत है नहीं कि कौन सा अलंकार होगा। हमने सरिस शब्द देखा और तुरंत उपमा अलंकार में हमने टिक कर दिया, इसलिए हमारा यह उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है कि अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अनुराग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो है किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़ा हुआ शब्द होता है। जब हम उसे अलग करते हैं तो जो शब्द अलग करें उसका भी अर्थ निकलना चाहिए, और जो शब्द अलग हो उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुराग, अगर हम अनु को अलग कर दें तो राग भी शब्द अपने आप में सार्थक है और पूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में अनु दिया हुआ है और अनु ही उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न समास से लिया गया है। 15वां क्वेश्चन है
रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास है? जैसा कि समास में आपको समझाया गया, बताया गया, आप जानते होंगे कि जहां पे जो है पहला पहचान तो है कि अगर दो शब्दों के बीच में अगर इस योजक चिन्ह दिखाई पड़े तो वहां द्वंद्व समास होगा। दूसरी चीज, दो शब्द जो दिए हों आपस में वो एक दूसरे के विलोमार्थी हो, विलोम उल्टे हो, जैसे रात दिन, रात और दिन। इस योजक चिन्ह का तात्पर्य है कि इसमें और छिपा हुआ, रात और दिन की बात कर रहा है, और जहां पे और छिपा हो वह द्वंद्व की बात करता है। हमने आपको बताया है कि जहां पे और छिपा हो द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्व की यही चेष्टा कि जहां पे और छिपा हो द्वंद्व कहलाता है, अर्थात यहाँ पे द्वंद्व समास है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो नंबर 1 द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है कि जो कि आपके हिंदी में पीछे चैप्टर दिए होते हैं संस्कृत के, वहां से दिया गया है, और इस बार आपको तद शब्द का जो है रूप दिया गया है आपके सिलेबस में। तो तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? उसने कहा कि पंचमी विभक्ति, क्या कहा कि पंचमी विभक्ति और बहुवचन का रूप क्या होगा? पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा ताभ्या। क्या होगा? ताभ्या। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। यानी जो कार्य, वाक्य में जो कार्य हो रहा है वह जो बताता है वह क्या कहलाता है? जैसे कि कहा गया कि राम आम खाता है, तो राम के द्वारा कौन सा उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो राम आम खाता है, तो यहाँ पे राम जो है वो उद्देश्य नहीं है, राम तो कर्ता हो गया। तो यहाँ पे जो वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है वो कहलाता है विधेय। क्या कहलाता है? विधेय। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा विधेय। और उद्देश्य क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा कि राम आम खाता है, तो राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, और जो विधेय क्या हो जाएगा? आम खाता है। इस तरह से यहाँ पे विधेय हो जाएगा। वाक्य का वह भाग उद्देश्य के बारे में सूचना देता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर परिभाषा है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये आप सब जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर्वनाम। प्रश्न संख्या 19 आप लोग देखिए, जो कि तत्सम से लिया गया है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तत्सम, तत्सम का मतलब होता है तत् माने उसके जैसा, और सम माने समान, उसके समान। तत् माने उसके और सम माने समान। किसके समान? अर्थात हिंदी में, हिंदी जो है संस्कृत भाषा से आई है, और संस्कृत के समान, तत्सम मतलब संस्कृत के समान जो शब्द हो वो तत्सम होता है। तो यहाँ पे जो खीर शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? 3 ऑप्शन दिए हैं। क्षीर, अब ये क्षीर दिया है, ये भी क्षीर दिया है, और ये क्षीण दिया हुआ है। अधिकतर जो कंफ्यूजन होगा बच्चों में, आपने क्षीर और इस क्षीर में होगा। ये भी क्षीर दिया हुआ है, ये भी क्षीर दिया है, और क्षीण में तो होता है क्षीण होना, तो क्षीण होना, नुकसान होना, तो इसका तो तात्पर्य होगा नहीं। लेकिन ये क्षीर और क्षीर में कंफ्यूजन है। आपको समझना क्या है, यहाँ जो खीर का क्षीर होगा, ये छत्रे वाला जो छा होता है, ये छा आगे रहेगा, तब क्षीर जो बनेगा वही क्षीर खीर का तत्सम रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। और आपका अंतिम क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, जो आपके कथन से दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, और ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन रखा है कि निम्न कथनों में से
एक सही है पहचान कर लिखिए। यानी जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से एक ही कथन ऐसा है जो सही है और बाकी 3 गलत हैं। आपको उन गलत को पहचानना कि गलत कौन से हैं और सही कौन से हैं, ये पहचानने के बाद हमको सही उत्तर पहचानना है कि सही उत्तर कौन सा है। हम देखते हैं कि सही उत्तर कौन सा है। माधव विलास नाभादास की रचना है। तो हम जहां तक जान पाते हैं कि माधव विलास नाभादास की रचना नहीं है, माधव विलास लल्लू लाल की रचना है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये बात सत्य है कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और आपके सिलेबस में जहाँ पे दिनकर जी की जीवनी दिया हुआ है उनके नीचे जहाँ पे उनकी कृतियां दिया हुआ है वहाँ आपको इस रचना का नाम लिखा हुआ मिलेगा। आप किताब उठा के देखेंगे तो वहाँ पे रचना आपको लिखी मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका सही है। और अगला भी देखते हैं हम कि सेठ गोविंद दास महान आलोचक थे। तो सेठ गोविंद दास जी महान आलोचक नहीं थे, वो जो है एक नाटककार थे और एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। सेठ गोविंद दास जी जो है एक कुशल राजनीतिक के साथ साथ एक महान नाटककार भी थे, आलोचक नहीं थे, उनका काम आलोचना करना नहीं था। तो ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। तो जय पराजय जो है निबंध विधा की रचना नहीं है, जय पराजय नाटक विधा की रचना है। और इस तरह से हम यह देख पाते हैं कि ये 3 ऑप्शन आपके गलत जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो आपका है कि संस्कृति के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह की रचना है, तो दिनकर जी की ही रचना है। और जैसे मैंने बता दिया आपको कि आपके दिनकर जी की जहाँ जीवनी दिया है उसके नीचे जहाँ कृतियां दिया हुआ है, कृतियां में आपको यह रचना जो है आपको संस्कृति के 4 अध्याय लिखा हुआ मिल जाएगा और आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।